हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले 2 लेक्चर में हिस्ट्री देखा था और आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करेंगे। और पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इतिहास को जानने की साहित्यिक स्रोतों की चर्चा किया है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। और इस कदम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व का विकास कैसे हुआ। इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन इसको समझाने से पहले आपको बता देते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में पढ़ना है तो पुरातात्विक स्रोत पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत की। एक मिनट। पुरातात्विक स्रोतों की, तो इस कदम में बढ़ते हुए हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि अभिलेख। किसकी बात करेंगे? अभिलेख, क्योंकि अभिलेखों से भी हमें पुरातात्विक जानकारियाँ मिलती हैं। और इसी तरह स्मारक हो गए। क्या हो गए? स्मारक। और क्या हो गए? तो मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिक्के यानी कि क्वाइंस। सिक्के यानी कि क्वाइंस। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देते हैं। फिर देखिए हमें क्या पढ़ना होगा। सिक्के के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहर, यानी कि कुछ मोहर भी ऐसे हैं जिनसे हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, और यही समय पढ़ने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम सबसे इस चरण में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें अध्ययन किसका करना है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की उदय, यानी कैसे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व का विकास। भारतीय पुरातत्व का विकास, देखिए आमतौर पे भारतीय पुरातत्व का विकास लगभग 100 सालों में हुआ। और भारतीय पुरातत्व की जो नींव थी लगभग 1861 कब 1861 में प्रारंभ हुई थी। और कैसे प्रारंभ हुई थी, चलिए उसके इतिहास पे थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम एक व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने, इन्हीं के प्रयासों से, मतलब किसके प्रयासों से? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से सन 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय पुरातत्व की विभाग नाम से भारतीय पुरातत्व विभाग नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। और यह एक सरकारी संस्था थी, लेकिन आगे चलकर 1866 में यह जो विभाग था समाप्त हो गया। क्या हुआ? यह समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा, यानी कि उन्होंने स्वयं 1872 में एक निजी, यानी कि प्राइवेट या स्वतंत्र बोल सकते हैं आप, स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। यानी कि भारतीय पुरातत्व नाम के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जब बात आती है 1904 की, 1904,
तो उस समय भारत का वायसराय बन चुके थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही थे जो कि बंगाल विभाजन किया था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व, किस नाम से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, किस नाम से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नाम से एक संस्था बनी और उसने भारतीय वस्तुओं के परिरक्षण हेतु एक संस्था बनाई थी जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग कहा गया। ठीक, और आगे चलते हुए इसी तरीके से विकास हुआ भारतीय पुरातत्व विभाग का। और इस तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि भारतीय अभिलेख। अब हम किसके अध्ययन करेंगे, भारतीय अभिलेखों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय अभिलेखों की तरफ। चलिए अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अभिलेखों की। देखिए अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि अभिलेखों में देखिए अब हमें अब क्या पढ़ना है, अभिलेखों के प्रकार। और अभिलेखों के अध्ययन क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। अभिलेख के देखिए प्रकार, तो मुख्यतः अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो होता है आपका राजाज्ञा, क्या है, एक हो गया आपका राजाज्ञा। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया है। देखिए राजाज्ञा, एक तो हो गया आपका राजाज्ञा प्रकार का अभिलेख, और एक हो गया आपका प्रशस्ति प्रकार। क्या हो गया, प्रशस्ति। और एक हो जाएगा आपका दान पत्र प्रकार। क्या हो जाएगा, दान पत्र। और एक हो जाएगा आपका मूर्ति पट्ट प्रकार। क्या हो जाएगा, मूर्ति पट्ट। ठीक, ये देखिए 4 प्रकार हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि इनमें हम क्या क्या जानेंगे। देखिए जो राजाज्ञा है तो नाम से ही स्पष्ट है कि राजा की आज्ञा। किसकी आज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक, और जो प्रशस्ति है इसमें राजा, जो राजा होते थे अपने उपलब्धियों का, जो राजा होते थे अपने उपलब्धियों का वर्णन कराते थे। और जो दान पत्र है तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें दान की चर्चा होगी ही होगी। किसकी चर्चा होगी इसमें, दान की। ठीक, और जो मूर्ति पट्ट है इसमें क्या बेसिकली होता है, मूर्ति पट्ट में कि जैसे कोई मूर्ति बना दी गई है और उस मूर्ति के पीछे लिपियों का अंकन किया जाता है, यानी कि मूर्ति के पीछे लिपियों का अंकन किया जाता है।
अब देखिए, जैसे कि बात करते हैं एक मिनट, थोड़ा इरेज कर लें। अब देखिए, चलिए, अब देखिए, राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख किसके हो सकते हैं? आपने जैसे सुना होगा कि जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, अब अशोक ने अपने अभिलेखों में राज्य के अधिकारियों के लिए और राज्य की प्रजा के लिए ज़्यादातर आदेश दिए हैं। यानी कि राजा ने अपने अधिकारियों, अपनी प्रजा के लिए क्या दिए हैं? आज्ञा, यानी आदेश। तो अशोक के अभिलेख किस प्रकार की कैटेगरी के हैं? तो राजाज्ञा कैटेगरी में आते हैं। और प्रशस्ति की बात करें तो सबसे फेमस प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये क्या है? प्रशस्ति प्रकार की अभिलेख ही है। ये कहाँ है? इलाहाबाद में। और दान पत्र की बात करें तो सातवाहन वंश का नागनिका अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नागनिका अभिलेख। इसमें क्या है? भूमिदान की चर्चा की गई है। और वास्तव में भूमिदान का जो प्रारंभ है सातवाहन काल से ही देखने को मिलता है। इस तरह से यह कहा जाता है कि सातवाहनों ने ही भूमिदान व्यवस्था की प्रारंभ किया, जिससे कि आगे चलकर सामंतवाद को बढ़ावा मिला। सामंतवाद मतलब कि किसी व्यक्ति के पास जब राज्य में नौकरी करते करते, यानी कि जब कोई अधिकारी राजा के राज्य में नौकरी करते करते बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करता है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और धन दौलत हो जाता है, जिससे वह किस श्रेणी में आ जाता है? सामंतों की श्रेणी में आ जाता है। और आगे चलकर वह अपने आप को स्वयं शासक घोषित कर देता है। इससे ही सामंतवाद व्यवस्था कहा जाता है। और इस तरह सामंत काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, उसके बाद वह स्वयं राजा बन जाते हैं। ठीक। अब देखिए, मूर्ति पट्ट प्रकार जो है, इसमें क्या है कि मूर्तियों के पीछे लिपियों का अंकन किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सिंधु काल में एक मूर्ति मिली थी, जैसे जिसके पीछे लिपियों का अंकन था। बेसिकली यहाँ पर मूर्ति के पीछे नहीं बल्कि आगे थी। लिपि का वर्णन मूर्ति के आगे हिस्से पर किया गया था। ठीक। अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अभिलेखों के प्रकार हमने चर्चा किया। अब देखिए, देखते हैं हम लोग कि अभिलेख लिखने हेतु कच्ची सामग्री, अभिलेख लिखने हेतु कच्ची सामग्री कहाँ से लाया जाता था? मतलब कि कौन कौन सी सामग्रियों पर अभिलेख लिखे जाते थे? तो इस स्तर में बढ़ने पर सबसे पहला हमें जो सामग्री मिलती है उसका नाम है प्रस्तर। प्रस्तर या पत्थर, प्रस्तर या पत्थर। फिर अगला क्या होता है? तो अगला होता है हमारा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। फिर उसके बाद आपका लकड़ी। एक मिनट, एक लकड़ी भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? मंदिर की दीवारों पर। तो मंदिर पर हम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। मंदिर की दीवारों, मंदिर की दीवारों, दीवार। और ताम्रपत्र हो गया, लकड़ी हो गया, मंदिर की दीवार हो गया, और भोजपत्र भी हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे पत्थर के जो अभिलेख हैं, यानी जो जो स्तंभ पत्थर पे लिखे गए हैं, जैसे कि अशोक जो भी अभिलेख लिखवाता है, अब मतलब कि अशोक ने जो भी अभिलेख लिखवाया था उसने ज़्यादातर कच्चे सामग्री के रूप में पत्थर का ही प्रयोग किया था। ज़्यादातर किसका यूज किया जाता था? पत्थर का यूज किया जाता था। और ताम्रपत्र की बात किया जाए तो प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्त द सेकंड, यानी कि जिसकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता, उसका भी एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। और स्कंदगुप्त, और कौन? एक स्कंदगुप्त भी है जिसका ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। और लकड़ी की बात किया जाए तो लकड़ी का अभिलेख किसका है? तो लकड़ी का जो अभिलेख है, आप जानते होंगे हम्मुराबी।
हम्मुराबी। हम्मुराबी की विधि संहिता जो है आपका, हम्मुराबी की विधि संहिता यह किससे प्राप्त हुई है? तो यह लकड़ी के अभिलेख पर ही प्राप्त हुआ है। और मंदिर की दीवारों की बात की जाए, चोल काल में ये बहुत ही फेमस था। मंदिर की दीवारों पर अभिलेख लिखवाए जाते थे चोल काल में, यानी दक्षिण भारत में ज़्यादातर यूज किए जाते थे ये सब। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या थोड़ा थोड़ा भारतीय अभिलेखों की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब चलते हैं भारतीय अभिलेखों की ओर। और अब देखिए भारतीय अभिलेखों को हम कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेंगे, लेकिन आगे चलते हुए हम लोग शासकों को पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो जो छूटे होंगे वहाँ भी आपको कवर करा दिया जाएगा। कि जैसे कि अशोक के अभिलेख हैं, तो अशोक के काफ़ी अभिलेख हैं जो कि अशोक को पढ़ने समय आपको उसी समय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? बोगजगोई अभिलेख। क्या नाम इसका? बोगजगोई अभिलेख। एक मिनट, देखिए चलिए देखिए बोगजगोई अभिलेख, यानी कहीं कहीं लिखा होता है बोगजगोई अभिलेख और कहीं कहीं होता है बोगजगोई अभिलेख। तो चलिए बता देते हैं, यह सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पुराना अभिलेख यही माना जाता है। तो इसकी जो तिथि है, इसकी जो तिथि है लगभग 1138 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व, और कहीं कहीं देता है 1148। ठीक, 1148 ईसा पूर्व, लगभग आप क्या बोल सकते हैं? 12वीं सदी ईसा पूर्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 12वीं सदी ईसा पूर्व। और आगे बढ़ते हुए बात किया जाए तो ये पाया कहाँ पे गया है, यानी कि स्थान इसका क्या है? तो सबसे पहले इसका तिथि पूछेगा तो क्या है? 1148 BC, और कहीं कहीं 1138 लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यतः क्या है? 1148। और अब सीधे क्या बोल सकते हैं? 12वीं सदी ईसा पूर्व। स्थान कहाँ है? तो तुर्की में। कहाँ पे ये? तुर्की। तुर्की जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है, और इसका थोड़ा सा भाग यूरोप में भी पड़ता है। तो तुर्की के एशिया माइनर नाम की एक स्थान है। तुर्की में कौन सा स्थान है? एशिया माइनर, वहीं पे ये पाया गया है। और इसकी भाषा की बात किया जाए, इसका भाषा तो यूनानी भाषा में लिखा गया है। यह अभिलेख किस भाषा में है? यूनानी भाषा में। और इस पे कौन सी लिपि है? तो कीलक लिपि। कीलक लिपि, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के लोग कीलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। और मेसोपोटामिया जो है तुर्की के काफ़ी नज़दीक है, तो शायद इस लिपि का प्रभाव वहाँ तक भी पहुँच गया होगा, जिससे कि इस समय में कीलक लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखिए, और यह जो लिपि है कीलक लिपि उस समय यूज किया जाता था। और इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके खोजकर्ता का नाम है, यानी कि इसके खोजकर्ता विकनर। कौन है? विकनर। खोजकर्ता का क्या नाम है? विकनर। और इस अभिलेख की एक खास बात आपको बताते हैं। देखिए ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में 4 देवताओं के नाम मिले हैं। कौन कौन से देवता हैं वो? एक तो इंद्र का नाम है, और एक क्या नाम है? मित्र।
और एक कौन है, वरुण, और एक कौन है, नासत्य। ये 4 देवताओं के नाम इस अभिलेख में मिले हैं। तो ये बताती है कि ये चारों के चारों देवता वहाँ पर क्या करने गए थे। ये बात आता है कि चारों चारों देवता वहाँ पर क्या करने गए थे, क्योंकि इन चारों के नाम का उल्लेख इस अभिलेख में है, बोगज गोई अभिलेख, जो कि तुर्की में है। जबकि ये भारतीय देवी देवता हैं, तो भारतीय देवी देवता उस तुर्की के देवी देवताओं की जगह हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि व्यापार, पुराने ज़माने में जो व्यापार होते थे, उस रास्ते से इन लोगों के नाम वहाँ तक पहुँच गए होंगे। और तो ऐसा कुछ हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो नाम है भारतीय देवी देवताओं के हैं, जबकि वहाँ पर हिंदू धर्म नहीं है, तुर्की में हिंदू धर्म नहीं है। और इस तरह से ये भी हो सकता है कि पुराने ज़माने में भारतीय लोग ही जाकर कुछ वहाँ पे रहे होंगे जिस समय यह अभिलेख लिखवाया गया होगा। ये भी तो हो सकता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि वहाँ पर 4 देवताओं के नाम मिले हैं। वो कौन कौन से हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। कौन से, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो चलिए अपने अगले अभिलेख की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख। देखिए, एक मिनट, देखिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बात किसकी करेंगे, गरुड़ ध्वज अभिलेख की। किसकी बात करेंगे हम लोग, गरुड़ ध्वज अभिलेख की। तो आपको बता देते हैं कि गरुड़ जो है बेसिकली किसके सवारी माने जाते हैं, भगवान विष्णु के। तो पहली बात ही निकल कर आती है कि यह जो अभिलेख है, यह भागवत धर्म यानी विष्णु धर्म, कौन सा धर्म, भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है। किस धर्म से संबंधित अभिलेख है, भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख है ये। और आपको बता दें कि यह है कहाँ पे, तो यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के बेसनगर, मध्य प्रदेश के बेसनगर या विदिशा, उस वहीं पर है। और इसकी जो भाषा है, भाषा या प्राकृत भाषा है, कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा है। और इसके अभिलेख के लिखवाने वाले कौन है, यानी इस अभिलेख को लिखवाया कौन है, इस अभिलेख को कौन लिखवाया है, तो एक विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, जी हाँ, विदेशी यात्री जिसका नाम था हेलियोडोटस। क्या नाम था, हेलियोडोटस। यह आया था शुंग वंश के शासन में भारत की यात्रा करने के लिए। हेलियोडोटस कब आया था, शुंग वंश के शासन काल में भारत आया था। और यहाँ पर इसने भागवत धर्म को अपना लिया और इसी ने गरुड़ ध्वज अभिलेख को लिखवाया। और उस समय शुंग वंश के राजा कौन थे, तो शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र थे। शुंग वंश के राजा कौन थे, भागभद्र। इन्हीं के शासनकाल में हेलियोडोटस आया था। तो हेलियोडोटस किस देश का था, हेलियोडोटस जो था आपका वह सीरिया, किस देश का था, सीरिया का था। सीरिया के राजा उस समय जो थे अंतियालकिट्स, क्या नाम था, अंतियाल किट्स, यही उस समय राजा थे। सीरिया के राजा अंतियाल किट्स थे। सीरिया के राजा अंतियाल किट्स थे, ठीक है। अब चलते हैं, ये अभिलेख हो गया पूरा। और इसका एक मिनट थोड़ा सा बताते हैं, लिपि। देखिए, भाषा तो प्राकृत थी, भाषा कौन सी थी, भाषा प्राकृत थी। और लिपि इसका ब्राह्मी लिपि, लिपि कौन सी थी,
ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि गरुड़ ध्वज अभिलेख का भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जैन धर्म था, यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, यानी कि जो वर्धमान, क्या नाम था उनका ना, वर्धमान ही नाम था। देखिए उन्होंने क्या किया था कि लगभग मतलब उनके जीवन काल की हम बात करें तो लगभग महात्मा बुद्ध के ही समकालीन थे, यानी कि अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु, उनके शासन काल में ये दोनों जीवित थे। तो उस समय की भाषा क्या थी ज़्यादातर महत्वपूर्ण भाषा? प्राकृत भाषा और पाली भाषा, ये दो भाषाएं प्रमुख थी। तो प्राकृत भाषा जो है उसी समय के लगभग करीब आप देखेंगे अजातशत्रु के 100 से 150 साल बाद, कितना, 100 से 200 साल बाद यह अभिलेख लिखा गया है। गरुड़ ध्वज अभिलेख अजातशत्रु के शासन के 100 से 200 साल बाद लिखा गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत प्राकृत भाषा खत्म हो गई थी, कुछ दिन तो चली ही थी, इस कारण से इस भाषा में लिखा गया है। और देखिए अगले अभिलेख की ओर बढ़ते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, जूनागढ़ अभिलेख देखिए तो सबसे बता दें कि यह अभिलेख है कहाँ पर, यानी कि स्थान, एक मिनट, स्थान इसका कहाँ है? तो यह गुजरात के गिरनार पर्वत पे है। कहाँ पे है? गुजरात के गिरनार पर्वत पर है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसको लिखवाया किसने था? चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख को। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका, इस पर लगभग कुल 3 वंश के 4 शासकों ने अपना नाम लिखवाया है, यानी कि इस जूनागढ़ अभिलेख से कुल 4 शासक संबंधित हैं। तो इससे 4 शासकों को बताने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि जो जूनागढ़ अभिलेख है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम, यानी प्रथम संस्कृत भाषी अभिलेख है ये। क्या है ये? संस्कृत भाषी। और यह एक प्रकार से प्रशस्ति है, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी उपलब्धियों का वर्णन करवाया था। फिर आगे चल के रुद्रदामन ने और अशोक ने भी अपनी उपलब्धियों का वर्णन इसमें करवाया था कि उन्होंने इस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और इससे संबंधित बातें इसमें लिखी गई हैं। आगे आपको बता दें कि जो जूनागढ़ अभिलेख है इस पर कुल 4 शासकों का नाम अंकित है। तो वो 4 शासक कौन कौन से हैं? तो पहला नाम आपको मैंने बताया, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य, क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य को भेजकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक, और फिर अगली बार सुदर्शन झील का निर्माण यानी कि नष्ट हो गया था, उसका मतलब कुछ हिस्से, मतलब अगर उसका मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था तो उसका पुनः निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया? अशोक ने। किसको भेजा था अशोक ने? तो अशोक ने तुषास्प को भेजा था, तुषास्प। अशोक ने तुषास्प को भेजकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और फिर वहीं आगे बढ़ते हुए रुद्रदामन, किसका नाम आता है? रुद्रदामन। रुद्रदामन किस वंश से था?
तो रुद्रदामन जो था शक शासक था। रुद्रदामन शक वंश से संबंधित शासक था। इसने सुविशाख को भेजकर, किसको भेजा था? सुविशाख, सुविशाख को भेजा था सुदर्शन झील का मरम्मत करवाने के लिए। और आगे बढ़ते हुए एक नाम और आता है स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त किस वंश के संबंधित थे? तो आप जानते हैं कि स्कंदगुप्त जो है आपके गुप्त शासक हैं, गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने किसको भेजा? चक्रपाली। किसको भेजा? चक्रपाली। स्कंदगुप्त ने चक्रपाली को भेजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जूनागढ़ अभिलेख आपका समाप्त हो गया। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख किस लिए लिखवाया गया है? तो सुदर्शन झील के निर्माण करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया था। और सुदर्शन झील का मरम्मत करवाए थे अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने अपने अपने शासनकाल में। इसलिए इन सभी लोगों ने भी अपना नाम उस पर अंकित करवाया है। और अगला हमारा अभिलेख देखते हैं कौन सा है। देखिए कुषाण वंश के अभिलेख। क्या है अब? कुषाण वंश के अभिलेख। चलिए देखिए, कुषाण वंश के अभिलेखों की बात करें तो आप जानते हैं कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस। किसने? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस ने की थी कुषाण वंश की स्थापना। फिर कुजुल कडफिसेस के पुत्र का नाम था सिकस्सुन। क्या नाम था? सिकस्सुन। और सिकस्सुन का जो लड़का हुआ उसका नाम था विम कडफिसेस। विम कडफिसेस। ठीक, अब देखिए कुजुल कडफिसेस क्या है? संस्थापक है। कुजुल कडफिसेस क्या है? संस्थापक है कुषाण वंश का। और आपको बता दें कुषाण बेसिकली कहाँ से आए थे? तो कुषाण जो है आपके रोम के आसपास वाले इलाके से आए थे भारत में। तो कुजुल कडफिसेस संस्थापक हुआ, सिकस्सुन उसका लड़का हुआ, और सिकस्सुन का लड़का कौन हुआ? विम कडफिसेस। ठीक है, तो कनिष्क विम कडफिसेस का ही लड़का था। कनिष्क किसका पुत्र था? विम कडफिसेस का पुत्र था। अब देखिए ये जो आपका कुजुल कडफिसेस है इसने तांबे की मुद्रा चलाई। ये वही था जिसने तांबे की मुद्रा चलाई थी कुषाण वंश में। और सिकस्सुन जो था इसके विषय में कोई खास जानकारी नहीं है। और विम कडफिसेस जो था आपका, इसने सर्वप्रथम कुषाणों में स्वर्ण मुद्रा का उपयोग किया था। यानी सबसे पहले इसी ने कुषाण वंश में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। और आगे चलकर कनिष्क ने दिनारी मुद्रा का प्रचलन किया। कनिष्क ने किस मुद्रा का प्रचलन किया? दिनारी मुद्रा का प्रचलन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुषाण वंश के अभिलेख, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 35 मिनट हो गया। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग कनिष्क के अभिलेख और अन्य अभिलेख जैसे प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक गुड बाय, टेक केयर।